नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे गणतंत्र दिवस परेड पर। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकी इस बार महाकुंभ पर होगी। जी हां, उत्तर प्रदेश की झांकी भारत हुई नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित करेगी। और ये झांकी प्रयागराज में पवित्र गंगा, अविरल यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर ही हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शाएगी, जो पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा समागम है। 2025 का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन महाकुंभ आध्यात्म, धरोहर, विकास और डिजिटल प्रगति का संगम है। इस झांकी के केंद्र में भी यही है। ट्रैक्टर के आगे अमृत कलश की आगे झुकी हुई भव्य प्रकृति दर्शाई गई है, जिससे कि अमृत धारा प्रभावित हो रही है और साथ ही शंखनाद, आगमन और साधना करते हुए साधु संत और संगम में इसकी डुबकी लगाते श्रद्धालु महाकुंभ को आध्यात्मिक ऊर्जा को जीवंत कर रहे हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहे अभूतपूर्व आयोजन का दीदार देश विदेश में आए आगंतुक भी करेंगे। झांकी के माध्यम से महाकुंभ 2025 के आयोजन में अपनाई जा रही टेक्नोलॉजी प्रबंधन और डिजिटलीकरण की भी दर्शाया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की प्रमुखता से दिखाया गया है, जो कि सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसके साथ ही एलईडी के माध्यम से महाकुंभ पर्व स्नान को जाने अखाड़ों के जुलूस की प्रसारित किया जा रहा है। और वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यहां उन्होंने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस के रूप में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सुभाष चंद्र को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के अन्य अनेक देशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए न केवल उन देशों के सहयोग से बल्कि युवाओं के लिए अपने संदेश के माध्यम से भी वे प्रेरणा भरते रहे। आज जब हम सब
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के मन में आ रहे होंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के कैरियर के प्रति चिंतित होता है, लेकिन देश और समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की अपनी चुनौती मानने से वह बचने का प्रयास करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी, गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसकी भी मिसाल उन्होंने अपने उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई, तो उस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आज यही कारण है कि देश जब भी युवा पखवाड़ा मनाने की बात करता है, तो स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके युवाओं को एक नई प्रेरणा इससे प्राप्त हो, वे राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जाति की, मत और मजहब की, क्षेत्र और भाषा की, इससे ऊपर उठ करके हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महान सेवाओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं उनके प्रति प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। और वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं और समस्त देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और निर्भीकता के प्रतिबिंब थे और आजाद हिंद फौज का गठन कर सशक्त संघर्ष से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाने वाले नेताजी स्वाधीनता सेनानियों के लिए आदर्श बने। उनका जीवन देशभक्ति और इसी के साथ साथ बलिदान और प्रेरणा का अमिट प्रतीक बनकर सदैव स्मरणीय रहेगा। हमारी आजादी के आंदोलन के वीर पुरुष थे, जिनके अंदर इतना साहस, इतना पराक्रम, इतनी देशभक्ति, और देशभक्ति सिर्फ होना नहीं,
देशभक्ति को कर्तृत्व में ढालना, ये चारों चीज शायद ही किसी बिरले के अंदर होती है। नेताजी जिनके अंदर ये चारों चीज थी। नेताजी के लिए देश का सम्मान, देश की जनता के प्रति ईमान और खुद के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। और ये बहुआयामी व्यक्तित्व, ब्रिलियंट विद्यार्थी रहा, उत्तम प्रशासक रहा, राजनीतिज्ञ रहा, सेनानी भी रहा और सभी गुप्तचरों को पछाड़ दे ऐसी गुप्तचर की कला में भी माहिर होकर कलकत्ता से ग्रेट एस्केप की यात्रा कर यूरोप तक गए। देश भर के युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि नेताजी को जानना है तो नेताजी की दोनों यात्राओं को ध्यान से पढ़िए। देश के लिए कोई एक व्यक्ति अपने अल्प आयु के अंदर क्या कर सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण था जो नेताजी ने ये पूरे विश्व के सामने रखा है। आजादी के बाद नेताजी को भुलाने का, उनकी भूमिका को छोटा कर नया इतिहास लिखने का बहुत प्रयास हुआ। कहते हैं ना, जो वीर होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो इतिहास में स्थान प्राप्त करने के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं। इतिहास ही अपनी गोदी में बिठाकर अपने बच्चे को बड़ा करता है। और उसी तरह आज नेताजी कोटि कोटि सूर्य की भांति चमककर आज आजादी के आंदोलन के ध्रुव तारे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिन नाम दिया और आज पूरा देश अब सालों सालों तक 23 जनवरी को पराक्रम दिन मनाता रहेगा। देश नेताजी के उपकारों को, उनके ऋण को कभी चुका नहीं सकता। और वही पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तरकाशी कौशल 2025 मेले के समापन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। 14 जनवरी से 23 जनवरी तक लगातार 10 दिनों तक चलने वाला महाकौतिक पर्व भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने के साथ प्रारंभ होता है और पिछले 2 दशक से अधिक समय से उत्तराखंड से जुड़े हुए, पर्वतीय समाज से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग जिस श्रद्धा भाव के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा है। मैं इसके लिए पर्वतीय महापरिषद को और आप सभी श्रद्धावान पर्वतीय समाज से जुड़े हुए बहनों और भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के विकास में या देश के विकास में पर्वतीय समाज की बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उसी उत्तराखंड में पैदा हुए थे। वे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। 1954 में देश के गृह मंत्री बने और 1956 में उन्हें देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी उसी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश की सेवा की। श्री नारायण दत्त तिवारी जी उसी उत्तराखंड की देन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी विकास का एक विजन दिया था। ऐसे नहीं विभूतियां उत्तराखंड ने देश को दी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में जनरल बिपिन रावत जी उसी उत्तराखंड की देन।
देश के द्वितीय सीडीएस उसी उत्तराखंड की देन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेशनल सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी भी उसी उत्तराखंड के देन। ऐसे अनेक विभूतियों को देने वाला और देश की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए अपनी जवानी को लगाने वाला उत्तराखंड का बहादुर नौजवान, यह भी उत्तराखंड की देन है। सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए लखनऊ में, बरेली में, गाजियाबाद में, मेरठ में और अन्य अनेक क्षेत्रों में जहां भी वो निवास कर रहा है, अपने पर्व और त्योहारों को, अपनी विरासत को इसी आयोजन के साथ जोड़ करके बड़े उल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ उन्हें वहां आयोजित करता है। हम लोगों के पास समय नहीं होता, इच्छा तो होती। मेरे पास बार गाजियाबाद से भी और बरेली से भी निमंत्रण आया, लेकिन महाकुंभ की व्यस्तता के बीच में समय नहीं निकाल पाया। मैं भी प्रयागराज से ही आ रहा हूं। आज पूरे मंत्री परिषद की हमारी बैठक वहां पर थी और वहीं से मैं सीधे इस कार्यक्रम में यहां पर आपके पास आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 2 दशक से अधिक समय से जो कार्यक्रम यहां पर पर्वतीय महापरिषद कर रही है, ये केवल एक आयोजन नहीं होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं भी इस महापरिषद के द्वारा होती है। अलग अलग तबके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और उन प्रतियोगिताओं के साथ साथ पर्वतीय समाज से जुड़े हुए उन विभूतियों को सम्मानित करने का भी काम किया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी का इस बार आप लोगों ने यहां पे सम्मान किया। कोश्यारी जी उत्तर प्रदेश में भी काम किए थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किए, राज्यपाल के रूप में भी उनके पास कार्य करने का एक अनुभव है। अपनी सहजता, सरलता के लिए जाने जाते हैं। पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित किया। आपने सैनिकों को और उनके शहीद परिवारों को भी सम्मान दिया, क्योंकि हम लोग अपने विरासत को विस्मृत नहीं कर सकते। उसके दोनों रूप हैं। एक पहलू है जो हम अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा पहलू है जो हम अपने अमर शहीदों का स्मरण करते हुए महापुरुषों की जयंती के अवसर पर या किसी अन्य विशिष्ट घटना को केंद्र में रख करके इन आयोजनों के साथ जुड़ते हैं। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण वैसे भी है। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी 2024 को आज ही के दिन 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु श्री रामलला फिर से अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए। यह भी विरासत की ही व्यवस्था, परंपरा है। भगवान राम की विरासत 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान होता है। और जो आपकी यात्रा है, आपके कार्यक्रम है, लोक गाथा, लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, ये सभी उसी विरासत को आगे बढ़ाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रूप में आगे बढ़ती है। लोक गायन, ये सब उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ती है। आप लोग इतने उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं। अन्यथा कुंभ की व्यस्तता में समय निकालना कठिन होता है, कठिन था।
लेकिन समय पे हम लोग आ गए, मौसम वहां भी लखनऊ में भी अनुकूल था, तो हमें आने में कोई समस्या नहीं हो पाई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच में आकर के अनेक कार्यक्रमों को आप यहाँ पे संचालित कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और उसके माध्यम से ध्येय एक ही है और वह है कि भारत को मजबूत करना, भारत की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को बढ़ाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना, और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी प्रवाह के साथ निकलता है, लोक गायन से, लोक परंपरा से, लोक संस्कृति से, लोक गाथाओं से, लोक कथाओं से, यहीं से निकलता है। ये सभी भारत के ही रूप हैं और उस भारत के उस बृहद रूप को दर्शन हम बृहद भारत के स्तर पर देखते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबके प्रति मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। वहीं गंगा नदी में 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है और इसी के साथ एक और 4 लेन का पुल बनाया जाएगा। प्रयागराज को जो है झूसी से जोड़ने के लिए एक और 4 लेन का पुल बनाया जाएगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।